अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं सिद्रा मीर। नाजरीन, 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने सूबा बलूचिस्तान के ज़िला चागी के मकाम पर 5 कामयाब एटमी धमाके किए थे, जिसकी याद में ये दिन हर साल यौम तकबीर के नाम से मनाया जाता है। वैसे तो इस दिन को मनाना पाकिस्तान की एक अहम कामयाबी को याद करना है और ऐसे में अल्लाह का शुक्र अदा करना है, लेकिन जब भी कोई अच्छा काम पाकिस्तान में सरअंजाम पाता है तो उसके कई हिस्सेदार बन जाते हैं और अपने अपने हिस्से का क्रेडिट मांगना शुरू कर देते हैं। ये दिन भी एक बहस का मौजू बन चुका है। ऐसे में इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है कि असल में जौहरी प्रोग्राम किसका है, कौन इस प्रोग्राम का असल हीरो है। प्रोग्राम में तफसीली हकायक हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये कहना हरगिज़ गलत ना होगा कि ये मुल्क पाकिस्तान हीरोज़ का मुल्क है, चाहे वो फिर एटम बम बनाकर मुल्क का नाम रोशन करना हो या फिर एक तबाहशुदा तैयारे से अपनी जान पर खेलकर लोगों को जान से बचाना हो, लोगों की हिफाजत करना हो। ऐसे हीरोज़ को सलाम पेश करना चाहिए। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे ही हीरो से जो अज़्म हिम्मत की मिसाल बन चुका है। नाजरीन, आगे बढ़कर प्रोग्राम में एक और हम मामले पर बात करेंगे जो कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक अहम इशू बन चुका है। पाकिस्तान को इस वक्त सिर्फ एक वबा का सामना नहीं है, दूसरी वबा भी टिड्डी दल की सूरत में सर उठा चुकी है, जो कि किसानों, काश्तकारों और मैशत के लिए एक अलार्मिंग सूरत हाल बन चुकी है। इसके लिए हुकूमत की कितनी तैयारी है, इससे कैसे बचा जाएगा, या फिर हमेशा की तरह पानी सर से गुजरने के बाद ही वही एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, वही वतीरा अपनाया जाएगा। ये तमाम अहम मामलात हैं आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए। तो ये हैं प्रोग्राम के अहम मामलात। प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आगाज में बात करते हैं तैयारा हादसे केस की। तो वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान तैयारा हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट 22 जून को पार्लियामेंट और कौम के सामने पेश करेंगे। उन्होंने ऐसा ऐलान किया है। इस्लामाबाद में उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि पायलट ने लैंडिंग गियर ना खुलने की कोई बात नहीं की। ये सवाल ऐसे में $1 मिलियन का है। पायलट ने लैंडिंग के बाद दोबारा उड़ान क्यों भरी? तैयारा एक मरतबा लैंड कर गया और 3 मरतबा सतह को छुआ, तो फिर क्यों उठाया गया? इस बात की भी इंक्वायरी हो रही है। ये गलती किसकी थी? क्या पायलट ने इजाजत के साथ लैंडिंग की या उन्हें और किसी तैयारा ऊपर उठाने का कहा गया, उनको ऐसा कुछ अहकामात ऐसे दिए गए? हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके जिम्मेदारान कौन है? ये पूरी कौम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ऐसे में यही सवाल किए जा रहे हैं। ताहम ये बताते हुए अफसोस होता है और दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में ऐसा पहला हादसा नहीं है। पाकिस्तान बनने के बाद से 12 ऐसे ही हादसात हो चुके हैं, जिसमें से 10 में PIA जबकि 1 में भोजा और एयर ब्लू का तैयारा तबाह हो चुका है। तो ये गुलाम सरवर खान ने आज मीडिया ब्रीफिंग दी है। इस हवाले से उन्होंने ऐलान भी किया है कि तहकीकाती रिपोर्ट जल्द सामने आएगी। अपने नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश से बात करेंगे। नूरुल अमीन, हमें ये बताइएगा कि लैंडिंग की पहली कोशिश के बाद पायलट ने दोबारा उड़ान क्यों भरी? जी देखें, इस हवाले से तो बाहर से भी टीम आई हुई है और यहाँ पर भी तहकीकात जारी हैं और यही आज जो है वो गुलाम सरवर खान ने भी बताया है कि यही सवाल है कि जब एक दफ़ा तैयारे ने लैंडिंग की थी, अगरचे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसने क्रैश लैंडिंग करनी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है एक दफ़ा जहाज़ ने लैंडिंग की, उसके बाद वो उठा है। इस हवाले से जो रनवे है, जब उधर दौरा किया है मुख्तलिफ टीम्स ने, तो वहाँ पर जो है वो तैयारे के जो लैंडिंग के निशानात हैं वो थे और बाज़ जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जो CCTV कैमरे वहाँ पर लगे हुए थे, जो जहाज के दोनों साइड थी वो उन्होंने टच किया है नीचे रनवे को। जिसके बाद अमूमी तौर पे अब ये कहा जा रहा है, जो सिविल एविएशन के माहिरीन हैं, कि जो तैयारा था वो इफेक्ट हो चुका था और उसके बाद जो है वो तकरीबन 10 मिनट तक फिजा में रहा है और फिर कुछ सेकंड्स पहले वो गिरकर तबाह हुआ है। तो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर तहकीकात जो हैं जब सामने आएंगी तो कुछ हतमी तौर पर कहा जा सकेगा कि एक दफ़ा जो तैयारे ने दोबारा क्यों उड़ान भरी है। गुलाम सरवर खान का ये कहना था कि 22 जून को जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसको पार्लियामेंट में पेश करेंगे और अवाम को हम सारी चीज़ें बताएंगे कि आखिर क्या ज़रूरत ऐसी पेश आई कि जहाज़ जो कि एक दफ़ा लैंडिंग कर रहा था उसके बाद उसने दोबारा लैंडिंग भरी और इसका नतीजा आपके सामने है। एक बड़ा डिजास्टर हुआ और
कई कीमती जानें जो है वो ज़ाया हुई हैं। नूरुल अमीन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, आप इस हवाले से हमें, लेकिन इस पर हम माहिरीन की राय भी लाजमी तौर पर हासिल करेंगे। एविएशन के माहिर ज़फ़र इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़फ़र साहब, दो सवालात हैं अहम ऐसी सूरत हाल में जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि लैंडिंग की पहली कोशिश के बाद पायलट ने दोबारा उड़ान क्यों भरी? दूसरा, इस पर हमें यह भी बताइएगा कि तैयारा एक मरतबा जब लैंड कर गया और 3 मरतबा उसने सतह को छुआ, तो फिर उसको दोबारा ऊपर क्यों उठाया गया? ये बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप लैंडिंग, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। बात ये है कि जब आप जहाज को लैंड करते हैं तो एक प्रोफाइल बनता है, यानी प्रोफाइल एक सीधा सीधा आपने प्रॉपर तरीके से जहाज को लाके उतारना होता है। अगर आप टच डाउन पॉइंट से 3 डिग्री के ऊपर, सिर्फ 3 डिग्री के ऊपर एक जाविया खींचें जिस साइड से जहाज आ रहा है, तो एक आप समझे कि 3 डिग्री के ऊपर आप एक रस्सा बना लें 15 मील दूर तक, या केबल बना लें, इलेक्ट्रॉनिक केबल। तो एक रनवे के शुरू में एक बीकन होता है जो कि ट्रांसमिट करता है 3 डिग्री ग्लाइड स्लोप के ऊपर, कि उसके ऊपर आप सीधा जाएं तो 12 मील दूर या 15 मील दूर से जो खत बनता है, लाइन बनती है, उसके ऊपर, या आप समझे केबल है, उस केबल के ऊपर जहाज में चढ़कर आना होता है। तो अगर वो उस केबल पे चढ़ के जहाज सीधा आए तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल सही टच डाउन करेगा। इसको आप कहते हैं ILS सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। इसमें 2 बीकन होते हैं, एक रनवे के शुरू में ग्लाइड स्ट्रोक जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, और दूसरा रनवे के आखिर में एक बीकन होता है जो रनवे की सेंटर लाइन के सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ट्रांसमिट करता है। तो आप समझें कि ये दोनों सिग्नल मिलकर एक केबल कार बन जाती है जो 10 से 12 मील दूर, उसके ऊपर एक लैंडिंग प्रोफाइल, जो एक प्लेट बनी होती है जेप्सन की, एक नक्शा बना होता है, इसके ऊपर लिखा होता है कि 12 मील दूर ये जो जहाज है इसका हाइट ये होगी, 1500 फुट इसकी हाइट होगी, जैसे कराची के मामले में होगा 1500 फुट आपकी हाइट होगी। और उसके ऊपर जब आप 3 डिग्री के ऊपर आएंगे, चाहे बादल हो, रात हो, आपको नजर ना आ रहा हो, तो सीधा जहाज को लेकर रनवे के शुरू में 1/3 डाउन द रनवे उतार देगा, 1/3। अच्छा, ज़फ़र इकबाल साहब, हम समझने के लिए आपसे फिर से ये एक बार पूछना चाहेंगे कि तैयारा जब एक मरतबा लैंड कर गया और 3 मरतबा इसने जमीन को छुआ, तो फिर इसको दोबारा ऊपर उठाने की वजह क्या थी? जी, वजह क्यों उठाया जा सकता है दोबारा? ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, ILS, इसके ऊपर जब जहाज आता है तो वो 1/3 डाउन द रनवे टच डाउन करता है, तो आगे इतनी रनवे होती है 2/3 के जहाज आराम से रुक सकता है। लेकिन क्योंकि ये जहाज आया बहुत हाई था, इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, और 15 मील दूर जहाँ इसको 1500 फुट होना चाहिए, ये 3500 फुट से भी ऊपर था, तो इसलिए उसको बिल्कुल स्टीप जहाज को मुंह नीचे करके आना पड़ा, जिसपे ATC ने उसको सवाल भी किया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि वो तेज आया, और तेज आके जब वो लेवल करने लग किया जहाज को, तो जहाज जाके 4500 फुट के ऊपर पहली दफा टच हुआ, यानी तकरीबन आधा रनवे तो पीछे रह गया, तो आज सिर्फ तकरीबन आधा रनवे आगे रह गया। तो उतनी में जहाज को स्टॉप करना मुमकिन नहीं था क्योंकि उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी। तो जब वो टच किया इतने जोर से, लेफ्ट साइड में पहले टच किया, उसने फिर विंग सीधा करने की कोशिश की, तो वो ज्यादा विंग राइट को टेढ़ी हो गई, तो राइट साइड पे उसका इंजन घिसरा वो लग गया। तो उसको ये क्लियर हो गई बात कि मैं रनवे के ऊपर जहाज को रोक नहीं सकता। यानी कि ज़फ़र साहब, आपका ये कहना है कि ज्यादा ऊंचाई की वजह से और ज्यादा स्पीड की वजह से इस जहाज को दोबारा ऊपर उठाना पड़ा, और ये उस वक्त पायलट की मिस जजमेंट भी हो सकती है, या पायलट की उस वक्त जो जजमेंट थी उसके हवाले से आप हमें बताइएगा कि उसने जो डिसीजन ऊपर जाने का वापस लिया, ये सारी सिचुएशन की वजह से लिया? डिसीजन तो एक्चुअली बिल्कुल क्लियर है। हमारे यहाँ एक सीधी सी बात करते हैं जिसमें कहते हैं कि बैड अप्रोच बैड लैंडिंग, कि जब अगर आपकी अप्रोच खराब होगी तो लैंडिंग भी खराब होगी। और ये डायरेक्ट हमें सिखाया जाता है हमेशा पहले दिन से कि अगर आपकी अप्रोच खराब है तो आप उस अप्रोच में से लैंड मत करें, आप जहाज को गो राउंड करें और दोबारा आके जहाज को लैंड करें, अपनी अप्रोच सीधी बनाएं ताकि आपकी लैंडिंग सही हो। तो अगर अप्रोच ठीक नहीं, जैसे अप्रोच ठीक नहीं थी, हाई अप्रोच थी, हाई स्पीड थी, तो जब उन्होंने सीधा किया जहाज को टच डाउन करने के लिए, तो उसकी नॉर्मली जहाज में 130 नॉट्स के करीब, 130 नॉटिकल माइल के करीब स्पीड हो, तो अप्रोच की स्पीड ये अच्छा ज़फ़र साहब, ये जब सिचुएशन आप हमें बता रहे हैं कि ये सिचुएशन उस वक्त क्या बनी थी, ये जो एक स्पेसिफिक वाकया है इस जहाज का, इस जहाज की अप्रोच गुड थी या बैड थी, आपकी नजर में क्या थी?
हाई अप्रोच ना, बहुत ज्यादा हाई अप्रोच थी, तो गुड तो थी नहीं। क्योंकि गुड अप्रोच जो ये है कि जो आपको जैक्सन ने मैप बना के दिया होता है उसके मुताबिक 3 डिग्री ग्राइड स्लोप के ऊपर आपको आना होता है। अगर आप उससे ऊपर हैं तो आपकी अप्रोच गुड नहीं है, आपकी अप्रोच ठीक नहीं है। आपको ये चाहिए कि आप वहां से एक चक्कर लगा लें, एटीसी से पूछ के अपने हाइट कम करके दोबारा से जो आउटर लोकेटर मार्कर जिसको कहते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का पहला चेक पॉइंट होता है, उसके ऊपर आपकी हाइट बिल्कुल सीधी यानी तकरीबन 1500 फुट हो, तो वो फिर आपको 3 डिग्री ग्राइड स्लोप के ऊपर लेकर आ जाता है, ताकि आप रनवे के 1/3 टच डाउन करें और 2/3 रनवे आपके सामने होती है जहाज को रोकने के लिए। तो ये जहाज हाई भी था और हाई स्पीड भी था, दोनों चीजें थी। तो इसको लैंड नहीं करना चाहिए था कि गो राउंड कर जाता और अपनी हाइट लूज करके कम करके दोबारा चक्कर लगा के अच्छा, आके जफर साहब, ये जहाज अगर बैड अप्रोच की पोजीशन में था तो उस सूरत में जो कंट्रोल टावर के साथ पायलट की कनेक्टिविटी थी, पायलट ने जो कनेक्शन के बाद कंट्रोल टावर से कहा, वहां से मामला मिस हैंडल क्यों हुआ फिर? मुझे यही हैरत की बात है और मुझे एक ही चीज महसूस होती है कि जहाज का जो क्रू है, पायलट, वो किसी वजह से जल्दी में थे कि हमने जल्दी जहाज को लैंड कर दें। तो वरना आमतौर पे कोई भी पायलट हो वो इतनी, और ये बड़े एक्सपीरियंस्ड पायलट थे और इतनी हाइट होती तो उसका एक ही तरीका था कि वो एक चक्कर लगाते, अपनी हाइट कम करते। लेकिन मुझे महसूस होता है, और हो सकता है गलत, मुझे महसूस होता है कि किसी वजह से वो बहुत जल्दी में थे कि हम लैंड करें, क्योंकि एटीसी ने उसको कहा भी कि भाई आप ऊंचे हैं, तो उसने कहा नहीं मैं इस्टेब्लिश्ड हूँ। इस्टेब्लिश का मतलब ये होता है जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग। जफर साहब, आप कह रहे हैं कि जल्दी में ऐसा डिसीजन लिया जा सकता हो सकता है जल्दी में ऐसा डिसीजन लिया गया हो, लेकिन जो आखिरी कॉल थी पायलट की जानिब से मेडे की, उनके लहजे में जो तहम्मुल मिजाजी थी, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, लगता है कि इतनी जल्दी वाली सिचुएशन थी जो सिचुएशन आप हमें बता रहे हैं। तो मैंने तो कई दफा वो कॉल सुनी है, मुझे तो कहीं तहम्मुल नजर नहीं आया है, मुझे तो परेशानी नजर आई है। मुझे नहीं मालूम आप कैसे कहते हैं तहम्मुल था, बिल्कुल तहम्मुल नहीं था। और क्योंकि मैंने कभी एटीसी को, कभी जहाज को, कभी एटीसी को ये नहीं कहने सुना कि यस सर जी सर। मैंने ये जिंदगी में कभी ये मैंने जी सर वाली लैंग्वेज नहीं सुनी कि पायलट इस्तेमाल कर रहा टावर के साथ, कि बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल है और कोई तहम्मुल नहीं था, उसको बिल्कुल परेशानी जाहिर थी। उसकी वजह यह है कि जब उन्होंने उनको कहा कि 3000 फुट पे क्लाइंब कर जाओ, तो उसने 3000 फुट तक क्लाइंब नहीं कर सका जहाज। उन्होंने कहा कि मैं 2000 फुट पे हूँ, जो टावर ने कहा कि आप तो 2000 फुट पे हैं, तो उनका हाँ मैं कोशिश, उन्होंने ये भी कहा मैं 2000 फुट पे भी कोशिश कर रहा हूँ, जहाज मेंटेन नहीं हो रहा। तो प्रॉब्लम तो था, क्योंकि जब इंजन जमीन पे स्ट्राइक किए हैं तो मेरा ख्याल है, सपोजिशन है कि जो जहाज के टरबाइन के ब्लेड हैं वो हिट करते थे इंजन के कवर को, काउलिंग को जिसे हम बोलते हैं। तो जब उसको हिट कर रहे थे, तो जब वो हिट कर रहे थे तो उसकी वो पावर नहीं आ रही थी, क्योंकि वो तो स्मूथ रनिंग करेगा तो पावर आएगा। तो उसके जो टरबाइन ब्लेड है वो डैमेज होना शुरू हो गए थे। तो जब वो जहाज उड़ रहा था तो उसको नॉर्मल पावर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो हाइट मेंटेन कर सके। तो उसको पायलट को मालूम था कि ये जहाज जो है ये मुश्किल से लड़ने के लिए जाएगा। तो मुझे जफर साहब, ऐसी सिचुएशन में जब ये बात एक अंडरस्टूड है कि बैड अप्रोच है, सिचुएशन भी लैंडिंग की नहीं नजर आ रही, एक दोबारा चक्कर लगाना चाहिए, कंट्रोल टावर ने ये तमाम बातें कम्युनिकेट की पायलट के साथ, या ऐसी सूरत हाल में उनको ये डायरेक्शन तमाम बताई गई? देखिए, पायलट ने तो शुरू में, एटीसी ने तो शुरू में कह दिया कि आपकी हाइट ज्यादा है, कि आप इस अप्रोच से लैंड कर सकते हैं, आपकी हाइट ज्यादा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारी हाइट ठीक है, मैं कंफर्टेबल हूँ। और हर मामले में जो आखिरी डिसीजन होता है वो पायलट का होता है, एटीसी का नहीं होता। एटीसी एडवाइज कर सकता है, हाँ अगर कहीं वो उसको नजर आए कि बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है तो फिर वो एटीसी वाला चीफ के पायलट को कह सकता है गो अराउंड डोंट लैंड। तो मैंने आज तक कोई ऐसा पायलट जिंदगी में नहीं देखा कि एटीसी वाला चिल्ला के उसको ये बात कहे तो वो आगे से लैंड ना करे, वो आगे से गो अराउंड ना करे। लेकिन इस मामले में एटीसी ने क्वेश्चन किया, एटीसी ने सवाल किया कि ये आप इतने हाई हैं, आप कैसे लैंड करेंगे? तो उसने कहा नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ। तो जब पायलट ये कह देता है तो फिर एटीसी जिम्मेदार नहीं रहता, फिर पायलट की जिम्मेदारी बन जाती। अच्छा जफर साहब, जैसे कि आप खुद हमें बता रहे हैं कि आखिरी डिसीजन पायलट का होता है, भले एसीसी की जानिब से डायरेक्शंस दी जा रही हों, लेकिन जब पायलट ने कहा कि वो कंफर्टेबल है, लेकिन पायलट के साथ एक को पायलट भी होता है, ऐसे में उसका क्या किरदार होता है ये भी हमें बताइए। जी हाँ बिल्कुल, को पायलट जो है उसका मुआवन होता है और वो अपने पायलट को कह सकता है कि नहीं भाई हमारी हाइट ठीक नहीं है, उसको एडवाइस कर सकता है, गाइड कर सकता है, तो उसको लेकिन फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि कैप्टन जो है वो उसको कहते हैं पायलट इन कमांड, कि ये पायलट जो है वो कमांड में है।
तो वो फोर्स नहीं कोऑपरेट कर सकता, फोर्स उसको एडवाइस करेगा, बार बार कहेगा, समझा सकता है। जैसे एयर ब्लू के क्रैश में हुआ, जो कोऑपरेट था उसने बार बार अपने कैप्टन से कहा कि हम जो है बहुत नीचे हैं, हमें रनवे नजर नहीं आ रहा, हमें गो अराउंड करना चाहिए, लेकिन उसने कोपायलट की बात नहीं सुनी और वो जहाज अल्टीमेटली मरगला में घुस गया। तो कोपायलट की बात सुनना बहुत जरूरी होता है। बदकिस्मती एक है जो एविएशन की, उसमें कि आम तौर पे कोपायलट की बात नहीं सुनी जाती। कैप्टन ये समझता है कि मैं नो ऑल हूँ, मुझे हर चीज अच्छी तरह आती है, और वो चूंकि कोपायलट एक्सपीरियंस कम होता है तो उसको उसकी बात आमतौर पे नहीं सुनी जाती, जो कि दुरुस्त नहीं है। जफर साहब, शॉर्टली हमें ये भी बताइएगा कि इससे पहले भी 12 हादसा हो चुके हैं, इसको मिलाकर ये पहला हादसा नहीं है। इस हादसे में और जो दीगर माजी में हादसा हुए हैं, क्या मुमासलत है या अपनी नौयत का ये पहला हादसा है? नहीं, बिल्कुल अपनी नौयत का पहला हादसा नहीं है। जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि जो एयर ब्लू था उसमें भी यही हुआ कि एयर ब्लू में को पायलट की बात नहीं सुनी उसने। जो भोजा एयर का क्रैश हुआ उसमें एटीसी ने कहा, एटीसी ने वहां भी क्वेश्चन किया कि भाई आप जो है यहाँ लैंड ना करें, आप चले जाए लाहौर। एयर ब्लू वाले में भी एटीसी ने उसको कहा कि आपको रनवे नजर आ रहा है, आप किधर हैं, रनवे आपको नजर नहीं आ रहा। तो ये जो प्रोसीजर्स है ना, बेसिकली क्या हुआ इन सारी चीजों में कि जो रिटन प्रोसीजर हैं, जो जेप्सन की एक किताब होती है जो हर पायलट के पास होती है, जिसके ऊपर के नक्शा बना होता है और उसके मुताबिक स्पीड और हाइट के मुताबिक जहाज को आना चाहिए, तीनों में जहाज उनको वायलेट किया गया। इसमें जो और जैसे आप रेफर कर रहे हैं कि अभी चित्राल में एक हुआ जिसमें एक लड़की शायद कैप्टन मरियम या क्या नाम था, वो कमांडर थी, और इससे पहले कहीं हुआ, वो भी ऊंचे आए। उन्होंने भी जो लिखी हुई सिविल एविएशन की जो किताब बनी है जेप्सन की, उसकी लिखी हुई हाइट और स्पीड को वायलेट किया। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसमें प्रोसीजर को वायलेट किया गया और प्रोफेशनलिज्म को पीछे रखा गया, वरना ये कोई एक्सीडेंट ना होता। ये सारे वो एक्सीडेंट थे जो नहीं होने चाहिए थे। जफर इकबाल साहब, आपने खासतौर पर वक्त दिया गुफ्तगू की, इस मामले की टेक्निकलिटीज पे आपने हमसे बात की, आपका बहुत शुक्रिया। रिटर्न कमांडर जफर इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन 2 दिन पहले शहीद पायलट के वालिद ने जो गुफ्तगू की मीडिया के सामने आकर, उन्होंने क्या बातें की वो आपको सुनवाते हैं। गुफ्तगू आपने सुनी है नाजरीन, तहकीकाती रिपोर्ट भी अब बस सामने आने को है, उसके बाद बहुत सारे हकाइक सामने आएंगे। लेकिन तैयारा हादसे में 2 अफराद की जान बचाने में पेश रहने वाले पोशीदा हीरो को समा ने तलाश कर लिया है। हमारी गुफ्तगू उनसे हुई है। मोहम्मद रिजवान ने कैसे जफर मसूद और जुबैर की जान बचाई। मॉडल कॉलोनी तैयारा हादसे जहां कई लोगों के लिए ये एक भयानक याद है, वहीं इसमें कई हीरोज भी हमारे सामने आए हैं। मोहम्मद रिजवान उन्हीं में से एक हैं जो तैयारा गिरने के चंद लम्हे बाद ही लोगों की मदद के लिए वहां पहुंच गए। हालांकि ऐसी सिचुएशन में कोई भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं होता, आगे बढ़ता है तो उससे पहले सोचता है। लेकिन बदनसीब तैयारे में सवार जफर मसूद को भी बचाने वाले मोहम्मद रिजवान ही हैं, उनमें ये शामिल हैं। मोहम्मद रिजवान ने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी दुकान की भी परवाह न की और अपनी दूध की दुकान को बंद किए बगैर ही सब कुछ छोड़कर ऐसे में लोगों को बचाने के लिए चले गए। उनके जज्बात क्या थे, क्या सोच थी जो उनको वहां तक ले गई, आगे चलकर इस पर बात करेंगे। कुछ झलकियां, कुछ मनासिर आपने देखे हैं। मोहम्मद रिजवान साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। रिजवान साहब, सबसे पहले तो आपके हौसले को सलाम के जो आपको वहां तक ले गया, लेकिन जब आप वहां पर पहुंचे इंतहाई दिलखराश मनाजिर थे, आग थी, तबाही था, मलबा था। ये हमें बताइएगा कि वहां पर पहुंचने के बाद इस वाक़े में सबसे पहले आपने क्या मनाजिर देखे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं सबसे पहले पूरी कौम को सलाम करता हूँ और उसके बाद जितने हमारे शहीद हुए हैं, साथी जितने शहीद हुए हैं, उन सब की मग़फ़िरत के लिए दुआ करता हूँ और उनके लवाहिकीन को सब्र और जमील तहम्मुल अता करने अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनको सब्र तहम्मुल अता फरमाए और जो ज़ख्मी हुए हैं उनको जल्द व जल्द सेहत और तंदुरुस्ती दें। उसके बाद जब मैं अपने दूध की दुकान पर काम कर रहा था तो मुझे एक साथी थे, उन्होंने आके बताया कि जहाज़ गिर गया है। मैं फ़ौरन भागा वहाँ पर। एक जज्बा था कि हम वहाँ पर जाके कुछ इंसानी खिदमत कर सकें। फ़ौरन भागा वहाँ पर। वहाँ गया, देखा मैंने वहाँ पर काफ़ी आग लगी हुई है, काफ़ी धुआं है और काफ़ी तपिश थी। उस दौरान हमने वहाँ पर देखा एक मलबा गिरा हुआ है और एक साथी ने हमारे आवाज़ दी कि यहाँ पर एक बंदा है यहाँ पर। तो हमने फटाफट मलबा उठाया और उनको निकाला बाहर। उसके बावजूद हमारी ये कोशिश थी कि हम और अंदर जाएं और ज़्यादा देखें, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा तब आग भड़क रही थी और बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी अजीब व गरीब सी।
धमाकों की आवाज़ें आ रही थी और फिर रेंजर एहलकार भी आ गए थे, उन्होंने अपना काम संभाल लिया। उन्होंने अपना काम संभाला तो फिर हमें मुनासिब नहीं लगा कि हम यहाँ पर रुकें, इस वजह से हम वहाँ से फिर बाहर निकल आए। अच्छा रिजवान साहब, एक तो आपने जो मनाजिर देखे वो आपने हमें खुद बताए हैं कि कैसे मनाजिर आपने देखे। ऐसी सूरत हाल में वहाँ पर रेस्क्यू टीम्स भी होती हैं, दूसरे लोग भी अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर आपने कैसे इकदाम देखे जो रेस्क्यू टीम्स की जानिब से किए जा रहे थे, या फिर आप जैसे लोग जो वहाँ पर अपनी मदद आपके तहत लोगों को बचाने के लिए पहुँचे थे, आप लोगों ने किन वसाइल में कैसे उन लोगों को वहाँ से निकाला? जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो काफ़ी लोग बाहर ही खड़े हुए थे। हम लोग 4 या 5 लड़के थे, हम अंदर गए थे बस। और हम जैसे उनको हमने बाहर निकाला, इतनी देर में रेस्क्यू टीम में पहुंच गई, उन्होंने अपना काम संभाल लिया। फिर हमने मुनासिब नहीं समझा, फ़ौरन बाहर निकला। लेकिन इन्होंने अपना काम बहुत अच्छा किया। फटाफट इन्होंने अपना स्कूल, साथ बराबर में स्कूल था, वहाँ से ये लोग कूद के ऊपर गए। ऊपर से जाके इन्होंने जितना इनसे हो सका इन्होंने काम किया है। हमारे आर्मी के जवान भी फटाफट पहुँच गए थे, उसी टाइम पहुँच गए थे। रिजवान साहब, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है कि जब आप वहाँ पर पहुँचे तो कैसे मनाजिर आपने देखे और क्या वो जज्बा था जो आपको वहाँ तक ले गया लोगों की मदद करने के लिए। और यकीनन ये सिर्फ आप नहीं, पाकिस्तान के हर शहरी को ऐसी सिचुएशन में दूसरों की मदद के लिए ऐसे ही तैयार रहना चाहिए, किसी सानहे का इंतजार नहीं करना चाहिए, छोटी बड़ी बात में दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। रिजवान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद 2 अहम मामलात पर बात होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात अब आज के अहम और ख़ास दिन की। तो एटम बम वैसे तो तबाही और बर्बादी फैलाने का सामान है, लेकिन ऐसी कौम के लिए जिसे अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का सामना हो और वो दुश्मन भी एटमी कुव्वत से लैस हो, तो ऐसे में जौहरी सलाहियत उस मुल्क के दिफा के लिए सबसे अहम ढाल बन जाती है। यही वजह है कि भारत ने 1974 में जब पहली बार एटमी धमाके किए तो पाकिस्तान के लिए भी ये सलाहियत हासिल करना उस वक्त नागुज़ीर हो चुका था। पाकिस्तान ने एटम बम कब बनाया ये तो एक पर्दा है, एक राज है और ये राज ही रहेगा। लेकिन 28 मई 1998 को वो तारीख साज दिन था जब बलूचिस्तान में चागी की पहाड़ों में यक्के बाद दीगरे 5 एटमी धमाके हुए और ऐसे में कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ। पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और आलम इस्लाम की पहली एटमी कुव्वत बन गया। इस एहसास दिन को 22 साल हो गए हैं और कौम आज भी उस दिन जश्न मनाती है और इस दिन को याद रखती है कि ये पाकिस्तान की फतह का दिन था। लेकिन एटम बम किसका है, इस पर आज भी बहस होती है। पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो को एटमी प्रोग्राम का बानी करार देकर इसका क्रेडिट लेती है। मुस्लिम लीग नून और खुद नवाज शरीफ इसका सेहरा अपने सर पर बांधते हैं और हर साल नून लीग यौम तकबीर की तकरीबात मनाती है और इस दिन को खुद से अपनी मुनासबत से नून लीग के हवाले करती है। लेकिन बहुत से लोग डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हीरो करार देते हैं। तो पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का सेहरा किसके सर जाता है, इस पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। तो जनाब, ये तो एक बहस है ही, इसी पर बात करते हैं। एनालिसिस के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद अजीम साहब। खालिद अजीम साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इस एटमी धमाकों का क्रेडिट आखिरकार किसको जाता है? देखेंगे, मैं तो कहूंगा कि इसका क्रेडिट जो है मेरी वाईफाई को जाता है, ना वो पाकिस्तान अपनी उस सलाहियत का इजहार करता जो उससे 16 साल पहले 19 हासिल कर चुका था। अब ये 2 चीजें अलग अलग है, इनको जरा सामने रखिएगा कि एटमी सलाहियत हासिल करना और खास तौर पे एटमी हथियार की सलाहियत हासिल करना और उसका इजहार करना एटमी धमाकों के जरिए, ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। जहाँ तक एटमी हथियार बनाने का मामला है तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को इस जानिब तब्दील करने में मेन रोल जो है वो उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है और उन्होंने ही डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से एक मुलाकात के बाद इसका फैसला किया। फिर वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को यहाँ पे लेके आए। अब जाहिर बात है कि किसी सियासतदान ने बैठ के ये काम नहीं करना था,
तो इंजीनियर और साइंसदान ही ये काम करते हैं, इसी काम के लिए वो होते हैं। और पॉलिटिकल क़यादत का काम ये होता है उनको वसाइल मुहैया करना, उनको एनकरेज करना और उनकी उस सारी चीजों की राहदारी करना। ये सारा सिलसिला चलता रहा है। और जनरल ज़िया उल हक के जमाने में अगर आपको याद हो कि जब राजीव गांधी ने फौजें यहाँ पे ला खड़ी की थी तो वो क्रिकेट मैच देखने गए थे इंडिया, और वहां जाके उन्होंने राजीव गांधी को इसके बारे में बताया और इसके बाद पाकिस्तान के बॉर्डर से फौजें जो पीछे चली गई। गोया एटमी हथियार की सलाहियत हमने उससे पहले हासिल कर ली थी और इसका क्रेडिट यकीनी तौर पे हमारे इंजीनियर और साइंसदानों को जाता है। और उसके बाद फिर जो मरहला है वो खामोशी का रहा है, और जब जरूरत पड़ती रही है तो पाकिस्तान की क़यादत जो है भारत को बावर कराती रही है। मुझे याद है कि नीला भट्ट में अपोजिशन लीडर के तौर पे नवाज शरीफ ने तकरीर करते हुए कहा कि हमने सारा कुछ बिल्कुल तैयार रखा हुआ है और अगर तुमने जारहियत की इंडिया तो हम उसका जवाब देंगे। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है। अलबत्ता असल मरहला था कि ये जो हमारी एटमी सलाहियत है इसका इजहार एटमी धमाकों के जरिए, तो उसमें क्रेडिट की बात मैं तो फिर यही कहूंगा कि अगर इंडियन क़यादत जो है वो उस वक्त ये धमाके न करती, उनके वजीर दाखिला एल.के. अडवाणी जो है वो जारहाना बयानात न देते तो फिर शायद इस तरफ न आते। अलबत्ता इस बात का मुझे अफसोस होता है कि ये एक कौमी फरीजा था जो पूरा हुआ, उसमें क्रेडिट और डिस्क्रेडिट की जंग जो है वो शुरू नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा खालिद अजीम साहब, आज वो दिन है कि जब हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि आहनी हाथों से दिया, और लाजमी बात है कि इस दिन की अहमियत पाकिस्तान के दिफा में कितनी है ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। करंट सिचुएशन जो है इसमें जिस तरह से पाकिस्तान ने तो बता दिया कि पाकिस्तान की एटमी कुव्वत इसका तवाजुन बहाल है, लेकिन चूंकि भारत का दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं है, आज के दिन को याद करके भारत का दिमागी तवाजुन कितना दुरुस्त हो सकता है? देखिए जी, मैं तो नवाज शरीफ साहब के अल्फाज ही दोहराता हूँ कि जब उसके बाद एटमी धमाकों के बाद हालात ये हुए थे कि उस वक्त बीजेपी की हुकूमत थी जो पाकिस्तान को सिरे से तस्लीम ही नहीं करती, लेकिन उसका वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो खुद चल के आया, बस के जरिए वाघा के थ्रू एंटर हुआ और उसने मीनार पाकिस्तान पे आके जो है वो उसको एक तरह से सलामी दी, पाकिस्तान को तस्लीम किया। तो नवाज शरीफ के अल्फाज ये थे कि पाकिस्तान के एटमी धमाकों के बाद भारत तमीज सीख गया है। तो मैं ये कहता हूँ कि उस वक्त की अगर बात करें तो हमने जो डिफरेंट मुसन्निफीन हैं उनके जो हवाले हमारे सामने आते हैं उसमें लगता ये है कि नवाज शरीफ पूरी तरह से डिटरमेंट थे। और ये बाकी सारी जो कहानियां बता रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि 14 मई की रात शाम को काबीना के इजलास में ये फाइनल हो चुका था। ये बात रिकॉर्ड में मौजूद है और कैबिनेट डिवीजन से उसका रिकॉर्ड निकला और बिल क्लिंटन जो है वो उनकी और लाजमी बात है कि आज का दिन भारत को याद रखना चाहिए। नाजरीन, अब प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस चीज़ की जिसने कि ना सिर्फ किसानों काश्तकारों को परेशान कर रखा है बल्कि खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि अगर टिड्डी दल जिसकी हम बात करने जा रहे हैं इस पर काबू ना पाया गया तो ये पाकिस्तानी मईशत के लिए ना सिर्फ नुकसानदेह होगी बल्कि तबाहकुन सूरत हाल पैदा कर सकती है। तो ये सूरत हाल किसानों ने खुद बताई है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने यह खबरदार किया है कि टिड्डी दल के हालिया हमलों के बायस पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर खुराक की किल्लत पैदा होने का भी खदशा है। और ऐसे में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे का ये भी कहना है कि पाकिस्तान को हालिया तारीख में टिड्डी दल के बदतरीन हमलों का सामना है। इदारे ने खबरदार किया है कि फसलें तबाह होने से बड़े पैमाने पर खुराक की किल्लत पैदा होने का खदशा है। और ऐसे में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि पाकिस्तान को मौसम सरमा की फसल में 400 अरब रुपए का नुकसान होगा। और इसका यह भी कहना था कि मौसम सरमा की फसलों में मजीद 450 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हो सकता है। बरतानिया के फूड एंड एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट ने इस कीड़े पर एक तहकीक की है जिसमें यह पता चला है कि टिड्डियों की जो खाने की सलाहियत है और जो रफ्तार है वो मवेशियों से कहीं ज़्यादा तेज़ होती है। ये टिड्डियाँ अपने वज़न के हिसाब से खुद से कहीं ज़्यादा वज़नी जानवर की बनिस्बत 8 गुना तेज़ रफ्तार से सब्ज़ चारा खा सकती हैं। और दूसरी जानिब टिड्डी दल के हमलों की वजह से हुकूमत ने मुल्की सतह पर एमरजेंसी नाफिज की है। NDMA के तर्जुमान का ये कहना है कि इस वक्त मुल्क के 50 अजला में टिड्डी दल मौजूद हैं और तर्जुमान के मुताबिक बलोचिस्तान की जो सूरत हाल बताई जा रही है, बलोचिस्तान में 31, खैबर पख्तूनख्वा में 8, पंजाब में 9 और सिंध में 2 अजला मुतासिर हुए हैं। टिड्डी दल के हमला ज़दा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन इस वक्त जारी है और इस सिलसिले में हुकूमत अपने महदूद वसाइल में
काविशें भी कर रही है कि किस तरह से इसके ऊपर कंट्रोल पाया जाए और किस तरह से इस आफत से निजात पाई जाए, क्योंकि ये आफत इस वक्त अकेली नहीं, पाकिस्तान को इस वक्त कोरोना जैसी वबा का भी सामना है और इस मौके पर इस टिड्डी दल को दूसरी वबा का नाम दिया जा रहा है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ साहब मौजूद हैं, वीसी फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं। फैसल साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे मोहम्मद अशरफ साहब कि पाकिस्तानी ज़राअत के लिए टिड्डी दल कितना बड़ा खतरा है और जो रिसर्च बताती है कि ये कितनी तेज़ी से किस रफ्तार से फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्या इतनी रफ्तार से इनका खात्मा भी मुमकिन है? मेरा ख्याल है आपने बहुत अच्छा प्रीएम्बल दिया है, आपने बहुत अच्छा डेटा जो है प्रेजेंट किया है FAO का भी और पाकिस्तान की सूरत हाल जो है। और मैं समझता हूँ कि जैसे आपने रेफ़र किया है कि ये कोविड-20 मैं इसको रेफ़र करता हूँ, जैसे कोविड-19 है और उस अज़ाब से हम गुज़र रहे हैं, इसी तरह ये कोविड-20 जो है जो कि लोकस की फॉर्म में है, ये बहुत बड़ी हैवक है हमारे लिए। और ये 2019 से सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक जारी है और वक्फे के बाद स्वाम आते हैं और ये आ कहाँ रहे हैं, आ कहाँ से रहे हैं, यानी अफ्रीका से होते हुए ईरान से बलूचिस्तान में और फिर ये सारे आगे जो डेज़र्ट हैं उसमें फैले हैं। लेकिन अब मसला ये है कि डेज़र्ट में इस वक्त वेजिटेशन बहुत कम है क्योंकि समर है और समर में अमूमन वहाँ पे क्रॉप नहीं होती। सर्दियों में क्रॉप्स होती हैं, चने होते हैं थल में और बाकी चोलिस्तान में भी कुछ क्रॉप्स होती हैं, बहुत कम क्रॉप्स हैं। इसलिए इन्होंने अब टिड्डी दल ने रुख किया है दूसरे इरीगेटेड एरिया जो हमारे फर्टाइल एरिया है, जहाँ क्रॉप्स जो हैं अब इस वक्त मेज़ क्रॉप है, आगे कॉटन होगी और इसी तरह से बाकी जो है राइस है, ये होगा। तो समर क्रॉप्स जो है इस पर बहुत ज़्यादा हिट करेगी क्योंकि इसे देखें, इसकी फूड जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट है, पौधा खाना है इसने। अच्छा। यानी जैसे आप डेटा दे रहे थे इसी तरह बहुत सारा डेटा अवेलेबल है और रिसर्च भी हो चुकी है कि 2 ग्राम इसका वज़न होता है और 2 ग्राम इसने डेली खाना होता है। और 1 किलोमीटर स्क्वायर में आप देखें कि ये करोड़ों की तादाद में यानी टिड्डी दल होती है। तो एक अंदाजे के मुताबिक 1 किलोमीटर स्क्वायर में ये तकरीबन 35,000 जो अफराद हैं उसके बराबर खुराक खाती है। तो ये बहुत बड़ी हैवक है मैं समझता हूँ। और ये आपने अच्छी बात की कि फूड सिक्योरिटी के लिए हमें बहुत बड़ी थ्रेट है। इसके लिए मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट एज ए होल और बाकी सारे इदारे जो हैं कंसर्न, जैसे NDM में है, PDM में है, पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के इदारे जो हैं, प्लस हमारे आर्मी पर्सनल जो हैं, ये सारे मिल के जॉइंटली जो हैं काम कर रहे हैं और इसको किल करने में, इसको भगाने में और बाकी जो इसकी रिप्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे जो निम्फ है, इंस्टार हैं, इसका लाइफ साइकिल जो है क्योंकि सैंड से शुरू होता है और वहीं अंडे देती है, इसीलिए इसको डेजर्ट लोकस कहते हैं क्योंकि वहाँ सैंड होती है, सैंड में इसकी ब्रीडिंग साइट है, वहीं ये अंडे देगी, वहीं इसकी रिप्रोडक्शन होगी और वहीं पे ही लाइफ साइकिल इसका स्टार्ट होता है। फिर ये अडल्ट होते हैं, अडल्ट उठते हैं, फिर जाके ये क्रॉप से बैठते हैं और खाते हैं। तो इस तरह से हमें ये अब पता है कि इसके लाइफ साइकिल में कहाँ पे हिट करना है, कौन सी पेस्टिसाइड जो है वो स्प्रे करनी है। इस पे हमने सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में एक R&D सेल बनाया है क्योंकि एज सच पहले किसी भी यूनिवर्सिटी या इदारे में कोई रिसर्च नहीं हो रही थी। उसकी वजह ये थी कि अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो 92 के बाद अब इसके स्वाम आ रहे हैं और ये वजह ये हुई है कि जो क्लाइमेट चेंज सिनेरियो है उसकी वजह से, यानी जो ही इसके लिए ब्रीडिंग सीज़न जो है वो सूटेबल हुआ है तो इसकी रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो है वो बड़ी रैपिड हुई है। और जितनी ये अलार्मिंग सिचुएशन है, आप खुद ही बता रहे हैं अशरफ साहब, कोविड-19 के बाद कोविड-20 का नाम आप इसको दे रहे हैं और यकीनी तौर पर इस पर बहुत जल्द काम होना चाहिए क्योंकि जिस रफ्तार से फसलों को खाते हैं एक बहुत बड़े नुकसान का खदशा भी से जाहिर किया जा रहा है, उतनी जल्दी इसका खात्मा भी होना चाहिए। अशरफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, में आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं सिंध सरकार को कोरोना वायरस पर बार बार आवाम को डराती तो है ही, एहतियात ना की जाए तो अस्पतालों में जगह नहीं रहेगी, लेकिन दूसरी जानिब निजी अस्पताल ठुकरा दी गई हैं। हलीम आदिल शेख ये कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने हुसैन लाखानी अस्पताल की पेशकश मुस्तरद कर दी है।
अस्पताल कोरोना वायरस के मुतासरीन के लिए मुख्तस करने का कहा गया, लेकिन सिंध हुकूमत ने इस पर इनकार कर दिया है। इसी पर बात भी हम कर लेते हैं। हुनैर लखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लखानी साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। हमें सबसे पहले ये बताइएगा कि ये अस्पताल किस तैयारी में था, कितनी जल्दी इसको फाल होना था और क्यों इसको रोका गया, क्यों ये पेशकश मुस्तरद की गई? देखिए, हॉस्पिटल तो रेडी था जिस वक्त हमने इसको अनाउंस किया था। ये लॉकडाउन का पहला दिन था और उसी दिन हमने अनाउंस कर दिया था कि यहाँ पे हम आइसोलेशन वार्ड बना सकते हैं। 10 वेंटिलेटर्स हमने इमीडिएटली कर लिए थे। शुरू में पीपीई किट्स नहीं थे तो इन्होंने कहा कि जी ये सिंध जो मेडिकल वो है इनका बोर्ड वो देखेगा। फिर उसके बाद वो लेटर भी मैंने भेज दिया आपको। इन्होंने 10/4 को इसके ऊपर मूव किया था कि हॉस्पिटल अवेलेबल है, 70 बेड्स इस पे मौजूद हैं, वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद से अभी तक कोई अता पता नहीं है उनका। अच्छा लखानी साहब, इस सिलसिले में आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी बात किस किस से हुई, वजूहात क्या बताई गई आपको जब आपने ये पेशकश पेश की तो उसके बाद इसको मुस्तरद किया गया? क्योंकि अभी तो अस्पताल कोरोना वायरस के मरीजों से भर चुके हैं, ऐसे में तो सिंध हुकूमत को जरूरत है मजीद अस्पतालों की, मजीद इंतजामात की। अच्छा, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो तो ये, जो इनकी तरफ से हमें मैसेजेस आए वो तो ये थे कि इनके पास ऑलरेडी बेड्स जो हैं खाली पड़े हुए हैं और पेशेंट्स नहीं है तो इनको शायद जरूरत नहीं है। सो वी वर थिंकिंग कि जब जरूरत होगी उस वक्त ले लेंगे। हमारा इनके जो काउंसिल है, जो मेडिकल काउंसिल है, उन लोगों ने विजिट किया इसको और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने विजिट किया और फिर कमिश्नर का लेटर जो है हमारे पास मौजूद है जो मैंने आपसे शेयर किया। अच्छा लखानी साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से हलीमा आदिल शेख साहब की जानिब से भी बातें सामने आई कि सिंध हुकूमत ने अस्पताल लेने से इनकार कर दिया है, मजीद उन्होंने ये कहा कि अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस करने का आपसे कहा गया था। ऐसी सिचुएशन में आपने ये अपनी मदद आपके तहत किया या फिर इंतजामिया की जानिब से आपसे कहा गया था कि अस्पताल की ज़रूरत है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है और आप आगे आए इसके लिए आप मदद करें? नहीं, हमारा हॉस्पिटल तो हुसैन लखानी हॉस्पिटल कुछ 6 महीने हुए बने हुए और उसमें कम्प्लीटली मुफ्त इलाज हो रहा है। और जैसे ही वबा आई तो हमने ऑफर किया कि ये हॉस्पिटल अवेलेबल है, इसकी जो भी फैसिलिटीज आपको चाहिए वो हम पेश कर सकते हैं, जो एक्सपर्टीज हैं वो भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देनी है वेंटिलेटर यूज करने की वो भी हम दे सकते हैं। वो हमने दी भी, 1-2 दिन वहां पे ट्रेनिंग कराई लोगों को। और उसके बाद जो पीपीई की कमी थी शुरू के दिनों में तो उस वजह से रुक गए कि कम से कम पहले नर्सेज पैरामेडिक्स जो हैं वो प्रिपेयर्ड हों। वो भी जब आ गई पीपीई किट्स विद इन अ वीक तो उसके बाद से अभी तक सिर्फ इंतजार हो रहा है इन लोगों का कि ये कब बैठेंगे, कब अपने दफातर आपने कहा लखानी साहब कि आपका हॉस्पिटल तैयार है और इसमें मेडिकल फैसिलिटीज हैं कोरोना मरीजों के लिए। हमसे क्या आप शेयर करेंगे कि कितने बेड्स हैं आपके अस्पताल में और क्या डॉक्टर्स हैं वहां पर जो अभी काम कर रहे हैं, और वेंटिलेटर्स खासकर हॉस्पिटल में कितने आपके पास इस वक्त? इस वक्त हमारे पास कोई 10 वेंटिलेटर्स हैं और जब हमने इनको ऑफर किया था उस वक्त हमारे पास 72 बेड्स थे और आज वहां पे 150 बेड्स की गुंजाइश है। अच्छा, वेंटिलेटर्स आप बता रहे हैं 10 वेंटिलेटर्स हैं आपके हॉस्पिटल में? जी बिल्कुल। और अगर इन 10 वेंटिलेटर्स हैं और 10 बेड का आईसीयू भी रेडी है। लखानी साहब, अगर इन फ्यूचर सिंध गवर्नमेंट आपकी ये पेशकश फिर से कबूल कर लेती है, आपको ये अलाउ कर देती है कि यहाँ पर कोरोना पेशेंट्स को लाया जा सकता है किसी भी सिचुएशन में, तो आप लोग क्या उस सूरत हाल में भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार रहेंगे? बिल्कुल, हम तो खिदमत के लिए बैठे हैं और हम तो हमारा तो रोना ही ये है कि हम करना चाहते हैं काम, हमें सिर्फ करने दिया जाए। और स्टाफ के हवाले से आप हमें क्या बताना पसंद करेंगे? स्टाफ उस सूरत हाल से निपटने के लिए कितना तैयार है? डॉक्टर्स, नर्सेज वगैरह, पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह हॉस्पिटल के अंदर? देखिए, हॉस्पिटल के अंदर तो अभी ओपीडी फैसिलिटी है खाली और इमरजेंसी है, बाकी स्टाफ की वहां पे डेफिनेटली जरूरत होगी और खास तौर पे कोरोना के लिए जो सारे इक्विपमेंट की ट्रेनिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा देन नॉर्मल ओपीडी एंड नॉर्मल इमरजेंसी। उसके लिए जरूर इन लोगों को इंतजामात करने पड़ेंगे। अच्छा लखानी साहब, अभी ये जो आपके अस्पताल के हवाले से कोऑर्डिनेशन थी या जो भी बातचीत थी, ये सिर्फ सूबाई सतह पर हुई है या आपने वफाकी हुकूमत से भी इस सिलसिले में राबता करने की, बात करने की किसी से कोशिश की है? नहीं, हमने तो एनडीएमए से भी वफाकी हुकूमत में बात की थी, लेकिन एनडीएमए का पर्व्यू नहीं है, ये सूबाई हुकूमत के थ्रू ही हो सकता है। फेडरल गवर्नमेंट का अभी तक मेरे ख्याल में कोई सच यहाँ पे रोल नहीं है।
लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से और सूबाई सतह पर भी आपको कोई जवाब नहीं मिला। खातिर खा इसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि अब इन सिचुएशन फ्यूचर में जो होती है आप फिर भी मदद के लिए तैयार रहेंगे, आपका हॉस्पिटल इस सिलसिले में तैयार है। हुनैर लखानी साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। जी बिल्कुल, आपने कहा कि बहुत खुशी होगी अगर इस सिलसिले में आप कोई मदद कर पाएँ या लोगों को महफूज कर पाएँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। शो पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।